नमस्कार। मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 में क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी को चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पिछले वीडियोस में से। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने वीडियो बना चुके हैं। जो भी पीछे क्वेश्चंस को देखना चाहे तो पिछली वीडियोस में देख सकता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिए। टू ग्रुप्स आर competing फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कारपोरेशन। एक कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उसमें कंपटीशन चल रहा है दो पोजीशन के लिए, दो ग्रुप्स का पोजीशन लेने के लिए कि कौन उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा। जिसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल बी विन आर 0.6 एंड 0.4। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ग्रुप की 0.6 है एंड सेकंड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 हमारे को गिवन कर रखी है रिस्पेक्टिवली। फर्दर इफ बी द फर्स्ट ग्रुप विंस, जब फर्स्ट ग्रुप जीत जाएगा तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। एंड जो क्या नाम है, सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जीतता है तो उसकी जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। द सेकंड ग्रुप विंस इफ द सेकंड ग्रुप विंस, जब सेकंड ग्रुप जीत जाता है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेकंड ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो विन कौन सी होगी, वो आपका फर्स्ट सेकंड ग्रुप विन होगा। कौन सा ग्रुप विन होगा, सेकंड ग्रुप होगा। तभी तो वो क्या नाम है, सेकंड ग्रुप ही इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्ट। ये तो क्लियर ही है। तो आइए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट इवेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट इवन बी द इवेंट, बी द इवेंट फर्स्ट ग्रुप विन द कंपटीशन, विन द कंपटीशन। ये मान लीजिए जो इवन इवेंट में मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप क्या आ जाएगा, विन कर जाएगा कंपटीशन। E2 हमने मान लिया। सेकंड ग्रुप विन द कंपटीशन, जो सेकंड ग्रुप है वो कंपटीशन विन कर जाएगा, ये हमने मान लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप कितने हैं, दो ग्रुप है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट की जो विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, जो कि हमारे को गिवन दे रखी है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, जो कि हमारे पास गिवन है। अब वो ये बोलता है फर्दर इफ फर्स्ट ग्रुप विंस। अब नेक्स्ट लाइन में आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। जब इफ द फर्स्ट ग्रुप इज विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो हम मानेंगे let A be the event group introduce new product, introduce new product
इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, मतलब ए इवेंट मैंने इसलिए लिया है न्यू प्रोडक्ट, ऐसा है क्योंकि हमारा फर्स्ट में भी जब वो जीत जाता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, और बी भी जीत जाता है तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को गिवन है। इसीलिए जो इसमें चेंज ला रहा है वो कौन है, चेंज ला रहा है ए, क्योंकि ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू प्रोडक्ट। अब कौन सा ग्रुप कर रहा है वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा विन होगा, इसीलिए हमने ए इवेंट को ले लिया। अब आइए पी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश इवन, ए स्लैश इवन का मतलब ये है कि मान लिया कि फर्स्ट ग्रुप जीत जाएगा कंपटीशन, तो वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएगा, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूसिंग बाय फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप। अब एक प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बाय फर्स्ट ग्रुप इफ फर्स्ट ग्रुप विन द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन को जब फर्स्ट ग्रुप क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप को प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग बाय फर्स्ट ग्रुप इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द कंपटीशन। तो फर्स्ट ग्रुप क्या कर जाएगा, कंपटीशन को विन कर जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0 पॉइंट दे रखा है, 7 दे रखा है, देखो इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट 0.7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7। शायद यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से P ऑफ E2 A स्लैश E2 में क्या हो जाएगा, ये इसी के नीचे लिख देता हूं मैं आपके सामने ये पे, तो ये आ जाएगा P ऑफ A स्लैश E2, ये आपका हो जाएगा ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूसिंग बाय सेकंड ग्रुप, इसके द्वारा सेकंड ग्रुप, इफ द सेकंड ग्रुप विन द कंपटीशन, जब सेकंड ग्रुप क्या कर जाए, कंपटीशन को विन कर जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, तो वो हो जाएगा ए स्लैश E2। जब ए स्लैश E2 मतलब यहाँ पर कंडीशन E2 लगा रहा है, जब सेकंड ग्रुप जीत जाएगा तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेकंड ग्रुप की, वो आपको दे रखी है 0.3, जो कि यहाँ पर है ये, तो 0.3 आ गई। अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मैं इतना पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर बेस थ्योरम का, तो यहाँ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास P ऑफ A स्लैश E1 क्या है, वो जो कि 0.7 है, P ऑफ E1 क्या है, वो जो कि 0.6 है, और P ऑफ E2 क्या है, जो कि 0.4 है, ये हम निकाल चुके हैं, अभी आपके सामने लिखा था। तो बेस थ्योरम का यूज करते हैं, बेस थ्योरम। अब देखो वो बोल रहा है कि सेकंड ग्रुप विन करेगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब विन कौन है, सेकंड ग्रुप ही है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा E2 स्लैश ए। अब देखो ए स्लैश ए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो बोल रहा है न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, और कंडीशन क्या लग रही है, बाय सेकंड ग्रुप, बाय किसके द्वारा, सेकंड ग्रुप के द्वारा, मतलब कंडीशन किस पे लग गई, E2 पे, तो ये आ गया P ऑफ A स्लैश E2 डिवाइडेड बाय P ऑफ A स्लैश E1 प्लस P ऑफ A स्लैश E2, ये आपका फॉर्मूला हो गया बेस थ्योरम का, सिंपल एज। तो P ऑफ E2 की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके सामने है, यहाँ पर 0.4 है, तो यहाँ पर 0.4 लिख दिया, इनटू P ऑफ A, तो ये आपके पास कितनी है, P ऑफ A स्लैश E2, तो ये 0.3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास P ऑफ E1 की वैल्यू 0.6 इंटू P ऑफ A स्लैश E1 की वैल्यू 0.7
फिर ये यहाँ पर सेम ही लिखना है, इसकी वैल्यू ऊपर वाली सेम ही है, तो 0.4 इंटू 0.3। शायद आपको क्लियर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, आप कुछ नहीं रहा। तो 0.4 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो 0.12 डिवाइड बाय 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 4, और 4 और एक 1 हो जाएगा 5.02। ठीक है, ये आपका 2 और 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, डेसिमल डेसिमल रहेगा, 0 0 हो गया। अब बेटा आप ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों के पॉइंट कट जाएंगे, तो ये आ गया 12/54। अब आप 12 और 54 कोई ऐसा टेबल देंगे जो कि एक ही टेबल पे आते हो, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 4 के टेबल पे कैंसिल आउट, 4 के टेबल पे तो कटेगा नहीं है, तो आप इसको 2 के टेबल पे ही काटो, तो 2 पे गया है 6 पे, 2 पे जाएगा ये कितने पे, ये 2 2 जा 4 हो गया, और 2 7 जा 27 हो गया। अब ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 के टेबल पे ये कट गया 9 पे, तो ये आपका आ गया 2/9। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। तो यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, हमारा जो आंसर आया E2/A इज इक्वल टू 2/9, ये आपका ये आंसर आएगा आपका। और कभी भी जब भी आपका आंसर आता है तो उसको बॉक्स में डाला करें। और बेटा वो हमेशा की तरह मैं आपसे ये अभी भी गुजारिश करूंगा, और सभी को ये कहना चाहूंगा, आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले जितने भी सहपाठी हैं आपकी तरह मेरे चैनल के थ्रू सहायता ले सकें। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सपोज अ गर्ल थ्रोन अ डाई, इफ शी गेट्स a 5 or 6, she toss a coin 3 times and note the number of heads. If she gets 1 2 3 and 4, she toss a coin once and the note whether a head or a tail is obtained. मतलब मीनिंग क्या है, मीनिंग ये कहना है, सपोज एक गर्ल थ्रो करती है एक डाई को, जब एक डाई को थ्रो करती है तो इफ शी गेट्स अ 5 और 6, और थ्रो करने पर उसमें से नंबर क्या आता है, 5 या 6 आए, इन दोनों में से कोई एक नंबर आए, तो शी टॉयस अ कॉइन थ्राइस टाइम 3 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को वो 3 बार उछालेगी, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, और वो 3 बार उछालने के बाद ये देखेगी कि हेड कितनी बार आया, ये चेक करेगी। एंड इफ शी गेट्स 1 2 3 and 4, जब वो डाई को थ्रो करती है 1 से 4 तक के कोई भी नंबर आते हैं, अ कॉइन वंस एंड नॉट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, मतलब वो ये चेक करेगी उसमें हेड आया या टेल आया, जब वो एक कॉइन को टॉस करेगी। तो इफ एक कॉइन को एक बार ही टॉस करेगी, 1 से 4 बार तो एक बार टॉस करेगी, और 5 6 आएगा तो 3 बार टॉस करेगी और हेड काउंट करेगी। शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, और उसका एक ही हेड आता है, जब वो शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, what is the probability that she threw 1 2 3 and 4 with a die, मतलब उसके थ्रो करने पर या 1 से लेकर 4 तक का कोई नंबर आए तो वो एक ऐड आने की क्या प्रायिकता होगी, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया होगा, और ऐसा पेपर में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को पेपर में पहचानने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें डाई भी आ गया और कॉइन भी आ गया, और हमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और देखो किस तरीके से उसने बनाकर क्वेश्चन को पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में आपकी मदद करेंगे। आइए शुरू करते हैं फिर। तो सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, शी गेट्स 5 और 6, तो हम क्या करेंगे, लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट, इवन एक इवेंट है, लेट इवन बी द इवेंट, और क्या कर रहा है, शी गेट्स ए 5 और 6, जब वो शी गेट करती है 5 और 6, और ई टू बी द इवेंट, ई टू बी द इवेंट, शी गेट ए नंबर
नंबर 1 2 3 एंड 4 इनमें से कोई नंबर वो गेट करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी। अब एक बात ध्यान से सुने, जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल नंबर 6 है, उसमें आने के कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो 2/6 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 1/3 हो जाएगा। इसी वे में P ऑफ E2 की बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 4 1 2 3 4 नंबर है। 4 में टोटल कितने होते हैं, 6 काट करेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको शायद क्लियर है, काफी क्वेश्चन में करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हो भी रही है तो आप, मैं चाहूंगा कि इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछली जो क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, जो कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताए हुए हैं उसको आप समझ लेंगे। जब क्लास 11 के कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें बताए हैं तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको ये समझने में बहुत ही इजी लगेगा। अगर अगला पॉइंट ये है कि जब शी गेट 5 और 6 शी टॉसिंग अ कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पहले ए मानना पड़ेगा, ए लेट ए बी अ इवेंट, ए बी अ इवेंट, हमने ए इवेंट मान लिया। और ए इवेंट कौन सा है, ए इवेंट वो है जिसके अंदर, देखो वो क्या कह रहा है, ए इवेंट में एग्जैक्टली वन हेड, ए लेट ए बी द इवेंट इफ कॉइन आर टॉस, कॉइन आर टॉस, टॉस हेड आर अकर, हेड अकर, गेटिंग अकर, ठीक है, ये गेटिंग भी लिख सकते हैं, अकर भी लिख सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट इफ अ कॉइन आर टॉस्ड हेड अकर, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो पी ऑफ ए स्लैश इवन देखते हैं। ए स्लैश इवन का मीन क्या है कि मैंने डाई थ्रो किया और मेरा नंबर आ गया 5 और 6, 5 और 6 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, टॉस को 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स टॉस करूंगा, गेटिंग 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 5 और 6, then toss the coin 3 times head, the number of heads, the number of heads, the number of heads, not the number of heads, not the number of heads। तो देखो बेटा, टोटल देखो, जब हम 3 बार किसी कॉइन को उछालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आप जानते हैं 8 टाइम्स बनती है, जो कि मैंने सैंपल स्पेस में बना के भी दिखाई है, ऐसे हेड 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 टेल, फिर हम क्या करते हैं, इस टेल को अंदर ढकेलते हैं, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये हो जाता है। फिर इस हेड को टेल बना दो, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड, फिर आपका हो जाएगा क्या नाम है, ये आपका हो जाएगा हेड टेल टेल, और तीनों ही टेल 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 हो जाएगा। तो देखो आप ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनाना मैं पहले बता चुका हूं तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है। हेड आपका 3 बार आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। मगर वो ये कह रहा है कि हमें तीनों बार उछालने पर नोट करना है कि हेड कितनी बार आएगा। तो आप देख सकते हैं अधिकतम बार जो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, वो 3 टाइम्स ही आ सकता है। देखो यहाँ पर हेड कितनी बार आ गया है, 3 बार आ गया है, और बाकी आप देख सकते हैं तो 3 से ज्यादा बार हेड नहीं आ सकता है। तो नंबर ऑफ हेड्स आने की जो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद P ऑफ A/E2, A/E2 मतलब गेटिंग 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 1 2 3 एंड 4 टॉस ए कॉइन
ए कॉइन हैड आर अकर, हेड अकर करेगा, वो कितनी बार करेगा बेटा? दो। देखो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, तो सिंपली 1/2 लिख दी। तो अब आगे हम क्वेश्चन को बेस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मैं इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, या मैं लिख ही दे रहा हूँ आपके लिए। तो E1 हमारे पास आ रखा है 1/3, E2 हमारे पास आ रखा है 2/3, और हमारे पास P ऑफ A/E1 आ गया था हमारे पास, कितना है बेटा? 3/8। तो यहाँ मैंने 3/8 लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और आपके सामने बेस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास P ऑफ A/E2 लगाएंगे, E2, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, P ऑफ E2/A। तो देखो बेटा, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए कंडीशन लगा रहा है। ए कंडीशन क्या है? ए ने बोला है एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 हेड आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 एंड 3 4 विद द डाई? मतलब वो ये कह रहा है कि हेड तो आएगा मगर 1 हेड आएगा। 1 हेड किस में आ रहा है? वो 1 हेड आ रहा है किसमें? डाई के थ्रो करने पर। तो ए कंडीशन लगा रहा है E2 पर, क्योंकि डाई कितनी बार थ्रो हो रहा है? 4 बार, इसलिए ए कंडीशन लगा रहा है E2 पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला लगाएगा P ऑफ E2, P ऑफ A/E2, ये आएगा डिवाइड बाय P ऑफ E1, P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ A/E2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पेपर में 100% आ सकते हैं, इसका आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो P ऑफ E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? P ऑफ E2 की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू P ऑफ A/E2, P ऑफ A/E2 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1, P ऑफ E1 की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पर 1/3 रख दिया, और P ऑफ A/E2 की वैल्यू 3/8 है, यहाँ पर 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2, सेम एज उतार दिया जैसे अभी उतरा हुआ था ऊपर से नीचे। तो देखो यही वाली वैल्यू है ना सेम, तो इसलिए ऐसे उतार दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, मगर मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 3 का 3 रखे दे रहा हूँ, अभी नहीं काट रहा हूँ मैं इसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका आएगा 1/3, और यहाँ आप देख सकते हैं 1/3 दोनों के अंदर बच जाएगा, 1/3 इंटू 3/8 प्लस 1/3, ये बच गया। आप देख सकते हैं दोनों में 1/3 कॉमन है, इसको बाहर खींच लूंगा मैं, ये आ गया 1/3 डिवाइड में 1/3 ब्रैकेट 3/8 प्लस 1, ये आ जाएगा 1/3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर तो आपका आ जाएगा P ऑफ E2/A इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर क्या बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 8, और जो डिवाइड में 8 आएगा ये नीचे एलसीएम ले लिया, तो ये आपका डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8/8 + 3 हो गया 11। तो आपका P ऑफ E2/A क्या आ गया? यह आ गया आपका सोल्यूशन। पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से करके जाइएगा, तो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन्युफैक्चरिंग हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर A, B एंड C। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो, जिसमें मशीन्स है A, B, C, जो मशीन्स के नेम है। तो फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स B एंड C 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली। और ये जो ऑपरेटर B और C वो 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं, एंड इज ऑन द जॉब ऑफ 50% ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है वो अपने टाइम का 50% जॉब पर दे रहा है, इफ इज ऑन द जॉब फॉर 50%। ए जॉब पर कितने रह रहा है? 50% रह रहा है, एंड बी इज द जॉब फॉर 30%, और बी 30% ऑफ द टाइम देता है, और सी इज ऑन द जॉब फॉर 20%
और बी सी जो है वो अपनी जॉब पर 20% टाइम देता है। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ए क्या कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, ये बताया जाएगा, ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, वो जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया जाए वो किसके द्वारा किया जाए, ए के थ्रू किया जाए। तो आइए हम इवेंट मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। तो सेम एज पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, ये कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। अभी आप देखें इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखें, तो लेट इवन इवन बी द इवेंट बी द इवेंट इवन बी द इवेंट, एक इवन इवेंट मान लिया और उसमें बोलेंगे इवन बी द इवेंट फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेटर हमने लेट इवन बी द इवेंट मान लिया, फर्स्ट ऑपरेटर, तो फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स डिफेक्टिव आइटम्स बनाता है किसने, फर्स्ट ऑपरेटर की जगह पे ए ऑपरेटर लिख देते हैं। इवेंट ए ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। इसी तरीके से E2 इवेंट प्रोड्यूस बी ऑपरेट्स प्रोड्यूस ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। एंड E3 क्या है, डिफेक्ट इवेंट बी सी ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, सेम ऐसे लिखना है। तो P ऑफ E1 क्या होगा, तो P ऑफ E1 ने कितने डिफेक्टिव आइटम बनाए हैं, आपके सामने है 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो यहाँ 1/100 आ जाएगा। इसको आप लिखना चाहें तो ये 0.01 हो जाएगा। इसी प्रकार से P ऑफ E2 निकालें, तो P ऑफ E2 की वैल्यू आपको देखो, डिफेक्टिव आइटम कितने बनाते हैं 5%, तो 5/100 हो जाएगा। इसको आप लिखें तो 0.05 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालें, तो E3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई आपकी 7/100 और ये आ गई 0.07। यहाँ तक आपको क्लियर है। सेम क्वेश्चन में से ही आपको दे रखी है, वही गिवन आउट है, वही वैल्यू अब मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। ए की वैल्यू दे रखी थी वो लिख दी, बी की दे रखी थी वो लिख दी, और सी की जो दे रखी थी वो लिख दी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे वो क्या बोल रहा है, तो मैं इसको यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ साइड में और इतना इरेज कर देता हूँ। P ऑफ E1 हमारा कितना आया 0.01, P ऑफ E2 हमारा कितना आया 0.05 और P ऑफ E3 कितना आया 0.007। तो ये वैल्यूज हैं, ये मैं इतना इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन जितना मैंने बता दिया ध्यान से देखते जाइए और आपको क्लियर होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ये कहता है आगे, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब आगे क्या कहता है, ए इज ऑन द जॉब, ए अपनी जॉब पर कितने टाइम रहता था 50%। तो हम जब ए अपने टाइम जॉब पर 50% रहता था, अब हमें ए जो हम वो क्या कह रहा है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट एक्स बी ए इवेंट प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स, प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आइटम्स। अब वो ये नहीं पता है कि कौन सा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, बस ये है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा। तो आइए देखो, P ऑफ ए स्लैश ई, सॉरी, P ऑफ ए की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे x स्लैश E1। तो देखो E1 क्या था, जो कि प्रोड्यूस करेगा डिफेक्टिव आइटम्स, है ना। प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम्स, ऐसा है बेटा, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करेगा और डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा। तो E1 जो हमने लिखे थे, E1 में आप लिखेंगे ए में लिखेंगे E1 में लिखेंगे ए इज ऑन द जॉब, तो ये हम यहाँ लिखेंगे ए इज ऑन द जॉब। तो यहाँ ये वैल्यूज हमने गलत लिख दी है बेटा, यहाँ पर ए इज ऑन द जॉब, फिर E2 में बी इज द ऑन द जॉब, E3
E3, तो C इज ऑन द जॉब, ये ऑन द जॉब ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम ये लिखना था, ऑफ द टाइम। क्यों अभी आपको बताता हूं मैं, ये मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया। अब P ऑफ E1 की वैल्यू आप देखें तो E1 में वो 50% वर्क करता है, कितना 50%, तो 50/100 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया 0.5 बन गया। P ऑफ E2 की वैल्यू आप देखें तो 30% है, तो 30/100 रखेंगे तो 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 0.3। इसी प्रकार से P ऑफ E3 की वैल्यू देखें तो E3 आपके पास कितना है 20%, तो 20/100 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2%, 0.2 हो जाएगा। तो हमारे ये लिखना था कि A इज ऑन द जॉब ऑफ द टाइम, जॉब ऑफ द टाइम, B जॉब ऑफ द टाइम, C जॉब ऑफ द टाइम। डिफेक्टिव आइटम के लिए हमने ये X लिख दिया। अब X/E1 हमें पता कैसे चला, क्योंकि वो पूछ किसके लिए रहा है, डिफेक्टिव आइटम्स के लिए पूछ रहा है, तो कंडीशन E1 X पर लगाएगा, तो पहले तो वो जॉब पे गलत कम समय काम करेगा तभी तो डिफेक्टिव आइटम बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको देखकर मुझे पता लग गया कि यहाँ गड़बड़ हो गई है हमारी, जो हमने पोर्शन लिखा था। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ए प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव डिफेक्टिव आइटम्स ड्यू टू जॉब ऑन दी टाइम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जॉब जॉब ऑन दी टाइम, किसने टाइम में उसने काम किया तभी उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किए। तो हमारा कितना दे रखा उसने 1%, तो 1/100 ये हो गया 0.01। इसी प्रकार से P ऑफ XE2, तो आप इसको निकालें। इसी तरीके से A प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम ड्यू टू जॉब इन द टाइम, A की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा B आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा 5/100, ये बन गया 0.05। इसी प्रकार से P ऑफ X/E3, तो ये हो जाएगा C प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम ड्यू टू जॉब इन द टाइम, तो ये आपका हो गया ये आपका 7/100 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0.07। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पोर्शन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेट इवन बी द इवेंट ए इज ऑन द जॉब ऑफ द टाइम, जो फर्स्ट पोर्शन पे लिखा था वो ना लिख के आप ये लिखेंगे। और आपका 50/100 क्यों हो जाएगा कि जब वो ए जॉब करता था तो वो 50% जॉब का करता था, बी जब जॉब करता था तो 30%, एंड सी जॉब करता था तो 20% ऑफ द टाइम। तो इतने 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 पर हमने लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन डाल दी है, जो कि हमने पहले थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। अब यहाँ मैंने सही से लिख दिया है। P1 क्या है 0.5 है, सॉरी, P1 क्या है 0.5, P2 है 0.3, P ऑफ E3 क्या है 0.2। P ऑफ E1 में थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ, जो कि यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, 5/100 है, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 0.5। बाकी मैंने ध्यान से लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैं पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। तो ये आपका P ऑफ X/E1 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आई है 0.01 आई है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0.01। P ऑफ X/E2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.05 है, तो ये मैंने 0.05 लिख दिया। और P ऑफ X/E3 जो वैल्यू है वो कितनी है 0.07 है, तो ये आ गया 0.07। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इतना पोर्शन में इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम लगाते हैं हम। तो देखो P ऑफ, कंडीशन किस पे लगनी है, देखो लास्ट में बोल रहा है कि प्रोड्यूस बाय ए, इसका मतलब E1 पे कंडीशन लगेगी, किसके थ्रू, ए के थ्रू की, एंड आइटम जो डिफेक्टिव निकलेगा वो ए के जरिए निकलेगा, और प्रोड्यूस कौन करेगा, ए प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ ए की जगह पर मैंने क्या लिखा था, एक्स लिया था, तो यहाँ एक्स आएगा। तो यहाँ पर आपका P ऑफ X/E1, P ऑफ E1,
डिवाइडेड बाय पी ऑफ E1 पी ऑफ एक्स स्लैश E1 प्लस पी ऑफ E2 पी ऑफ एक्स स्लैश E2 प्लस पी ऑफ E3 पी ऑफ एक्स स्लैश E3। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। अब वैल्यू आप इसमें रख दें तो देखो पी ऑफ एक्स स्लैश E1 की वैल्यू हमारे पास 0.01 है, 0.01 इंटू, अच्छा पी ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड, यहाँ देखो पी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ रख दी है। इसी प्रकार से यहाँ पर 0.01 इंटू 0.5 प्लस पी ऑफ E2 की वैल्यू, पी ऑफ E2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.3 है जो कि वहाँ लिखी हुई है, और पी ऑफ ई स्लैश E2 की तो 0.5 है, तो यहाँ पर आएगा 0.05 प्लस, और पी ऑफ E3 की वैल्यू आपके पास 0.2 है इंटू इसकी वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, वैल्यू ही रखी है, अभी तक वो कुछ नहीं किया है। तो ये पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है अब आपको दिखाने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ इसे, ध्यान से देखिए आप। तो बेटा यहाँ पर पी ऑफ E1 स्लैश एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अब ध्यान से देखें, तो 0.5 को 0.01 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.0005 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे दो पॉइंट की जगह है, यहाँ पर एक की है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 पॉइंट को छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ करेंगे तो 3 पॉइंट को छोड़कर डेसिमल कैसे लग जाएगा, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। देखो 0.01 का मीन होता है 1/100 और 0.5 का मीन होता है 1/10, 1/5/10। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1000, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम 3 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दें तो 005 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब आपको समझ आ गया होगा 0.005। अब ये आप इसको देखें तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाए, देखो 1 2 3 पॉइंट लगा दिया, 5 3 15 होता है इसीलिए, ठीक है, प्लस, अच्छा ये हो गया 7 2 14, तो ये हो गया 0.014। आप इन सभी को ऐड कर लें तो देखें 0.005, 0.014, 0.015 ऐड करेंगे तो यार 430.0 ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लिया है, तो हमारा कितना आया 005 डिवाइड बाय 0.034। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट से मैं ये पॉइंट हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, ये जीरो का तो कोई आगे नंबर का मतलब नहीं होता है, तो 5 अपॉन कितना आ गया 34। और या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट हटाया, ऊपर भी 1000 आ गया, नीचे भी क्या आ गया 1000 आ गया, ऊपर का हटाया तो नीचे 1000, नीचे का हटाया तो ऊपर 1000, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5/34। तो P ऑफ E1 स्लैश एक्स की जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या आई है 5/34। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, मगर एक बार थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शायद आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आप समझ आ गए होंगे। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन दोबारा प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको मेरे चैनल में समझाए हुए क्वेश्चन समझ आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज तक के लिए इतने ही, और सभी को मैं कहूँगा कि कमेंट ठोको इस पे और लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।